नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। लोकसभा 2019 के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न किया जाएगा, जिसमें बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होने हैं। बिहार में पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल के से लेकर 23 अप्रैल तक संपन्न होंगे। 4 लोकसभा क्षेत्र हैं: औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे चारों लोकसभा सीटों पे लोगों के दावेदारी और उम्मीदवारों के बारे में। अमित जी, 4 लोकसभा सीट है बिहार में। औरंगाबाद पहले चरण में जो चुनाव, प्रथम चरण में चुनाव 11 अप्रैल को होना है और उसकी नामांकन की तिथि आपको 18 मार्च को शुरू होगी और 25 मार्च को समाप्त होगी। नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन के बाद स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी होती है और उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए समय मिलता है और 9 अप्रैल के शाम 4 बजे तक लोग चुनाव प्रचार कर सकते हैं। फिर 11 को मतदान होगा। वो 4 सीटें हैं: गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। ये चारों सीटें माना जाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। इन प्रथम फेज में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव करा लिया जाए। सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र इसी को माना गया था। ऐसे अभी उत्तर बिहार के कई जिले हैं कि जो नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन इन चारों को माना गया और इसलिए प्रथम चरण में इनको चुनाव कराया जा रहा है। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि गया सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दावेदारी कर रहे हैं। नवादा सीट से देश के बहुत फायर ब्रांड हिंदुत्व के नए चेहरे गिरिराज सिंह दावेदार हैं। अभी हैं भी वो सांसद हैं, वहां से वो मंत्री भी बने हुए हैं और उनका टिकट भी कटने जा रहा है। उनका बरबोलेपन का उनको फायदा मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। तो इस लिहाज से वह सीट भी महत्वपूर्ण है। इस चरण में एक महत्वपूर्ण सीट जमुई भी है, जहां रामविलास पासवान के वारिस चिराग पासवान सांसद हैं। फिर से वही दावेदारी उनकी हो रही है। चौथी सीट है औरंगाबाद, जहां से सुशील कुमार सिंह बीजेपी के सांसद हैं। इस बार यह है कि वो बीजेपी से लड़ेंगे, जदयू से लड़ेंगे। वो सीट बीजेपी के खाते में जाएगी कि जदयू के खाते में, इसको लेकर संशय है। ये चारों सीटें हैं और चारों सीटें महत्वपूर्ण है अपने आप में। ऐसे भी बिहार में 7 चरण में चुनाव होना है। एक चरण में चुनाव नहीं होगा, 7 चरण में चुनाव होंगे और उसमें प्रथम चरण के तहत ये 4 सीट पर चुनाव होना। ठीक है, तो जो नवादा का जो सीट है, जहां से गिरिराज सिंह सिटिंग एमपी हैं, तो वहीं भाजपा से हैं गिरिराज सिंह और नवादा से एनडीए के सहयोगी दल लोजपा की वीणा देवी भी दावा कर रही हैं। वीणा देवी दावा नहीं कर रही हैं, लगभग उनको तय हो गया है। नवादा सीट वीणा देवी ही लड़ेंगी। वहां से गिरिराज सिंह को ऑफर बेगूसराय सीट किया जा रहा है। अगर बेगूसराय वो लड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो सीट वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वीणा देवी ही नवादा से लड़ेंगे। तो नवादा से वीणा देवी का, नवादा में जहां एनडीए में तो वीणा देवी का कंफर्म है, लेकिन महागठबंधन में थोड़ी सी संशय की स्थिति है। महागठबंधन में वो सीट राजद में के पास रहेगी या कांग्रेस के पास, इसको लेके सवाल है। राजद की वो परंपरागत सीट इसलिए रही है कि लगातार वहां से वो चुनाव लड़ती रही है, लेकिन राजद वहां इस बार किसको उम्मीदवार बनाएगा? क्योंकि पिछले बार जो उम्मीदवार उनके बने थे राजवल्लभ, तो इस बार सजायाफ्ता है रेप के मामले में और उनकी वजह से उनके जो विधानसभा सीट है नवादा, वो भी खाली हो गई है। नवादा भी खाली हो गई, तो नवादा विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और नवादा लोकसभा का भी चुनाव होना है। तो इस लिहाज से उनके परिवार में अगर किसी को देना होगा तो नवादा विधानसभा सीट पर देंगे, राजद से उम्मीदवार उनको मिलेगी। लेकिन लोकसभा सीट पर किसको उम्मीदवार बनाएंगे, इसको लेके अभी महागठबंधन में काफी चर्चा है जी। अच्छा, तो वही दूसरा एक औरंगाबाद का है, उसमें सुशील कुमार हैं बीजेपी से, लेकिन वहाँ कांग्रेस के आपको निखिल कुमार भी हैं। देखिए, औरंगाबाद सीट जो है, औरंगाबाद सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। कांग्रेस के वहां से अनुग्रह बाबू परिवार के ही लोग प्राय सांसद होते रहे हैं। सत्येंद्र बाबू होते थे सांसद। सत्येंद्र बाबू के बाद उनकी पुत्र श्यामा सिंह सांसद होती थी। फिर उनके पुत्र निखिल कुमार सांसद होते थे, जो केरल में राज्यपाल भी रहे थे, दिल्ली में
पुलिस उपायुक्त भी रहे थे, पुलिस कमिश्नर भी रहे थे और सांसद भी रहे हैं औरंगाबाद से। लेकिन 2009 में वो हार गए थे। 2009 में वहां से सुशील सिंह जीत गए थे। तो जब वो हार गए थे तो उसके बाद वो उस समय क्या हुआ था कि आरजेडी और कांग्रेस में झगड़ा फंस गया था। कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आरजेडी अलग लड़ रही थी। आरजेडी ने वहां से उम्मीदवार बना दिया था शकील अहमद खान, जो बड़े नेता थे, जिनका देहांत हो गया। तो शकील अहमद खान लड़ गए थे। तो जितना मुस्लिम वोट था वो अधिकांश शकील अहमद खान के साथ चला गया। कांग्रेस के हाथ से वो सीट निकल गई, निखिल कुमार हार गए थे और सुशील कुमार सिंह उस बार जीते। उस समय वो जदयू से जीते थे, वो जदयू के साथ थे। हाँ, तो लेकिन जब मोदी की लहर की बात आई, जब जदयू अलग हो गई थी एनडीए से, तो 2014 में वो पाला बदल करके जब बीजेपी में आ गए थे। उनकी रिश्तेदारी भी कही जाती है कि राजनाथ सिंह से उनकी मतलब निकटतम रिश्तेदारी है और राजनाथ सिंह उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी वजह से उन्हें टिकट भी मिल गया था। जबकि उस समय वहां से एक औरंगाबाद के कद्दावर विधायक हुआ करते थे रामाधार सिंह बीजेपी के, उन्होंने विरोध भी किया था, सुशील सिंह का विरोध भी किया था। उन्हें टिकट नहीं देने का, पार्टी में नहीं लेने का जमकर विरोध किया था, लेकिन उनको टिकट फिर भी मिल गया था, वो जीत गए थे। लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती कौन देंगे, ये सवाल है। निखिल कुमार देंगे। निखिल कुमार अगर देते हैं तो निखिल कुमार के साथ तो अपनी एक लीगेसी है, पुराना प्रभाव क्षेत्र है, इसका तो फायदा है उन्हें। लेकिन उम्र उनके आगे आ रही है, वो बहुत उम्र दराज हो चुके हैं। तो उनका उम्र जो है बाधक बन सकता है, बाधक बन सकता है। उनके बदले किसी और को भी कांग्रेस आजमा सकती है। उसमें एक नाम औरंगाबाद के ही विधायक हैं आनंद शंकर, उनका आ रहा है। लेकिन आनंद शंकर के साथ क्या दिक्कत है कि आनंद शंकर को पिछले बार वहां एक दंगा हुआ था। दंगा में आनंद शंकर के खिलाफ वहां के अल्पसंख्यक समुदाय ने आरोप लगाया था कि उस दंगे में आनंद शंकर का भी हाथ था। तो हो सकता है कि दंगा भड़काने के इस आरोप के कारण हो सकता है कि आनंद शंकर को नहीं टिकट मिले और आखिरकार निखिल कुमार ही टिकट लेके चले जाएं। लेकिन तीसरा एक और दावेदार है जो औरंगाबाद से दावा ठोक रहे हैं, और वो है वजीरगंज के विधायक पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह। अवधेश कुमार सिंह भी दावा औरंगाबाद पर ठोक रहे हैं। लेकिन अवधेश कुमार सिंह भी बहुत कोई युवा नहीं है, उनकी भी बहुत उम्र है। अगर उम्र के आधार पर अगर टिकट कटेगा निखिल कुमार को, तो फिर अवधेश कुमार सिंह को कैसे मिल सकता है। इसलिए अभी भी सबसे मजबूत दावेदारी निखिल कुमार जी की ही है, या निखिल कुमार जिनके पक्ष में जाएंगे उनको ही टिकट मिलेगा। तो लेकिन कहा जा सकता है कि सुशील कुमार का पलड़ा कुछ भारी दिख रहा है औरंगाबाद से। औरंगाबाद में सुशील कुमार का कोई विकल्प अभी, अगर राजपूत उम्मीदवार वहां से लड़ेगा तो सुशील कुमार सिंह ही लड़ेंगे। अगर राजपूत उम्मीदवार वहां से नहीं लड़ेगा, जैसे जदयू ने पिछली बार वहां से बागी कुमार वर्मा को लड़ाया था। बागी कुमार वर्मा कुशवाहा समुदाय से आते हैं। अगर किसी कुशवाहा पर दांव आजमाया जाएगा तो हो सकता है कि जदयू किसी कुशवाहा को वहां से लड़ाए, ये संभव है। लेकिन अगर राजपूत उम्मीदवार पर दांव लगाया जाएगा तो वो सुशील कुमार सिंह ही प्रायः तय है कि वही होंगे। वहां सीटें हैं, देखिए उस लोकसभा क्षेत्र की बनावट समझिए। वहां सीटें हैं कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, इमामगंज, टिकारी। इमामगंज वही सीट है जहां से मांझी विधायक, वो ये सारी सीटें औरंगाबाद क्षेत्र में आती है। कुटुंबा से राजेश राम कांग्रेस के विधायक हैं। औरंगाबाद से आनंद शंकर जो कांग्रेस के ही विधायक हैं। अशोक सिंह है जदयू के विधायक हैं। इमामगंज से मांझी खुद हैं। और टिकारी से अभय कुमार सिंह जो जदयू के युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हैं वहां से विधायक। तो कुल मिला के अगर आप ये देखते हैं आंकड़े, तो लगभग बराबर का टकराव की स्थिति है। 2 सीट कांग्रेस के पास है, 2 सीट जदयू के पास है, 1 सीट बीजेपी के पास है, 1 सीट हम के पास है। तो लगभग पलड़ा बराबर है। और यहाँ वहां होता भी रहा है। पहले सुशील सिंह जीतते थे, सुशील सिंह को श्यामा सिंह ने हराया, फिर निखिल कुमार जीते, फिर निखिल कुमार को सुशील सिंह ने हराया। सुशील सिंह के पिताजी भी वहां से सांसद हुआ करते थे। उनका नाम शायद हीरा सिंह कहते थे, वो भी वहां से सांसद होते थे। तो दोनों का एक परंपरागत लड़ाई है, दोनों खानदान एक दूसरे के आमने सामने लड़ते रहे। तो हो सकता है कि सुशील सिंह और निखिल कुमार में ही फिर से मुकाबला हो उस सीट पर।
अब आपको थोड़ा सा हम नवादा के बारे में बताना चाहेंगे कि नवादा सीट पर महागठबंधन में दावेदार कौन है। महागठबंधन में एक चर्चा यह है कि पहली बार महागठबंधन की ओर से वहां किसी भूमिहार उम्मीदवार को लड़ाया जाएगा। ऐसे आरजेडी गठबंधन, हालांकि अभी आरजेडी गठबंधन नहीं किया है, आरजेडी गठबंधन में भूमिहार उम्मीदवार एक बार और लड़े थे 2009 में। आपको जानकारी होगी, बीना देवी एक बार और लड़ी थी 2009 में लड़ी थी नवादा से ही। उस समय भोला सिंह थे बीजेपी के उम्मीदवार और भोला सिंह से वो हार गई थी। इस बार वह एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर लड़ेगी। उस समय वो आरजेडी के समर्थित उम्मीदवार थी, लेकिन राजवल्लभ उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए थे और 70,000 वोट राजवल्लभ काट लिए थे और 30,000 के करीब से भोला सिंह चुनाव में जीत गए थे। तो इस बार बीना देवी, बाहुबली पूर्व सांसद सजायाफ्ता पूर्व सांसद सूरज भान की पत्नी वहां से एनडीए के उम्मीदवार होंगी, तो उनके बरक्स भी कोई भूमिहार उम्मीदवार उतारने की भी चर्चा है। उसमें एक नाम जहानाबाद के सांसद डॉक्टर अरुण कुमार का भी आ रहा है। वह भी बहुत दौड़ लगा रहे हैं, वह घूम रहे हैं कि हमें आरजेडी से मिल जाए, कांग्रेस से मिल जाए, बार बार प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा प्रयासरत हैं कि उन्हें वो टिकट मिल जाए। ये दोनों मुख्य दावेदार हैं। इसके अलावा कई यादव दावेदार भी हैं, जो कि वहां से यादव ही आरजेडी का कैंडिडेट हुआ करता था। एक दावा यह भी कहा जाता है कि जब एलजेपी को वह सीट 2009 में दे सकते हैं, तो इस बार कांग्रेस को दे दे, यह भी कहा जा रहा है। वहां सीटें हैं, देखिए वहां की बनावट आप समझिए। वहां है नवादा, जिससे राजवल्लभ खुद विधायक थे, जो अब रिक्त हो गया है वो सीट, अब खाली है, जो आरजेडी के खाते में है। गोविंदपुर से विधायक हैं कौशल यादव, जदयू के पूर्व विधायक कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव, जो कि कांग्रेस के टिकट पर हैं, लेकिन वो टेक्निकली ही कांग्रेस में है, वो बेसिकली जदयू में ही है, क्योंकि कौशल यादव जदयू में है और नीतीश कुमार के कहने पर उनको कांग्रेस से टिकट मिल गया था, तो पूर्णिमा यादव है वहां से। आपको हिसुआ सीट है, हिसुआ सीट से बीजेपी का विधायक है अनिल कुमार सिंह, जो कि कट्टर विरोधी हैं गिरिराज सिंह को अगर टिकट मिलता तो ये खुलकर मुखालफत करते और उनको हराने की कोशिश करते। बारसलीगंज से विधायक हैं एक वहां के बाहुबली अखिलेश सिंह है, आपराधिक चरित्र के हैं, उनकी पत्नी वहां से विधायिका हैं, बीजेपी की वो विधायक हैं। बरबीघा से पूर्व मंत्री राजू सिंह के पोते विधायक हैं, जो कि वो अशोक चौधरी के करीब हैं, और डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी जो कांग्रेस छोड़ करके जदयू में गए, तो वो उनके ही करीब हैं और उनके ही छत्र छाया में अभी राजनीति कर रहे हैं। तो वह भी टेक्निकली ही कांग्रेस में है, वह भी अगर समझा जाए तो वो जदयू में है। रजौली आरजेडी के पास है। तो कुल मिला के ये सीट, इन सारे यहाँ नवादा में जो समीकरण है उसमें अगर अभी चुनाव परिणाम के हिसाब से देखा जाए, विधानसभा चुनाव परिणाम के हिसाब से देखा जाए, तो वहां महागठबंधन ज्यादा मजबूत है, लेकिन सामाजिक समीकरण के हिसाब से बीजेपी वहां हावी रही है। लेकिन इस बार बीजेपी अपनी वो परंपरागत सीट जो लगातार 2 बार जीती है वह छोड़ के एलजेपी को दे रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो बीजेपी भी तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि महागठबंधन कोई भी मौका नहीं देना चाहती है। तो इस तरह से महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों के लिस्ट है वहां पे, जो चाहे किसी भी दल के हों। तो वीणा देवी जब अगर वहां से चुनाव लड़ेगी, भूमिहार जाति से आती है, तो महागठबंधन भी उसी हिसाब से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। इसीलिए तो महागठबंधन में या तो यादव उम्मीदवार होगा या भूमिहार उम्मीदवार होगा। तो भूमिहार में 2 दावेदार हैं महागठबंधन से, अनिल शर्मा और अरुण कुमार। लेकिन तीसरे दावेदार, कई दावेदार हैं जो यादव समुदाय से हैं। कोई मतलब कौशल यादव तो नहीं, लेकिन राजवल्लभ यादव के भतीजे की दावेदारी वहाँ है, वो कह रहे हैं कि हमें टिकट मिले, उनके बेटे भी चाह रहे हैं। तो क्या राजवल्लभ यादव के भतीजे को टिकट देगी महागठबंधन, क्योंकि वो सजा? संभावना नहीं लगता, क्योंकि उनके परिवार को तो नवादा विधानसभा का भी टिकट हो सकता है कि मिले। तो उनको अगर नवादा विधानसभा का टिकट मिले तो हो सकता है कि नवादा लोकसभा का टिकट उन्हें नहीं मिले। लेकिन यह बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है कि यह बीजेपी यह सीट, अपनी सीट जो लगातार 2 बार जीती है, वो सीट छोड़ रही है। यह बहुत बड़ी लोजपा को दे रही है, लोजपा को दे रही है। अच्छा, एक सबसे इंटरेस्टिंग अब सीट है गया का।
गया सीट सबसे इंटरेस्टिंग नहीं इस पूरे में से, जैसे नवादा महत्वपूर्ण है तो उससे कम महत्वपूर्ण गया की सीट भी नहीं है, क्योंकि गया में लगातार मांझी अड़ गए हैं। गया की सीट से जीतन राम मांझी तो जीत का चुनाव लड़ना तय है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात बता दें कि गया लोकसभा सीट ही वह क्षेत्र है जहां से जीतन राम मांझी की तकदीर बदली थी। चुनाव हारने के बाद वो बड़े नेता बन गए थे। चुनाव हारने के बाद लोग हाशिए पर चले जाते हैं, वो चुनाव हारने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। यह बहुत बड़ी बात थी और यहीं से जीतन राम मांझी बहुत बड़े नेता बने थे। नहीं तो जीतन राम मांझी किनारे हो जाते, अगर सांसद बन जाते तो दिल्ली में कहीं किनारे में। वहाँ के जो सांसद हैं हरि मांझी, उनको कितने लोग जानते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी बिहार में एक चेहरा बने हैं और दावा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कभी वो एनडीए के बड़े नेताओं के पेशानी पर बल ला देते हैं तो कभी महागठबंधन के नेताओं को। इतनी बड़ी उनकी शक्ति आजकल हो गई है, वो उसका परख नहीं हुआ है। चुनाव में वो उतने प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में उनका प्रभाव बन गया है। तो उनका तकरीबन लड़ना तय है। आरजेडी वो सीट, अपनी सीट वो छोड़ रही है। रामजी मांझी हैं, वो पिछले बार हार गए थे। वो सीट आरजेडी छोड़ देगी, हमको दे देगी जीतन राम मांझी को। और लगभग तय माना जा रहा है कि वो सीट बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी की वह सीट भी परंपरागत सीट है, बीजेपी लड़ेगी और हरि मांझी वहां से सांसद होंगे। जब बीजेपी की बहुत हैसियत नहीं थी बिहार में, तब भी वहां से सांसद ईश्वर चौधरी उसके सांसद हुआ करते थे। मतलब बीजेपी की पकड़ है, वहाँ पकड़ है, वो सीट वहां लड़ेगी। भले अभी के जो पिछले विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है उसमें बीजेपी वहां बिल्कुल साफ हो गई थी। मात्र एक उसको शहरी सीट मिली थी, गया टाउन। बाकी जितनी सीटें थी वो आरजेडी, कांग्रेस और जदयू ने बांट ली थी। बीजेपी को एक मात्र सीट मिला था, वहां की 6 सीट में से मात्र 1 सीट मिला था। तो लेकिन इस बार यह पूरी संभावना है कि वहां जीतन राम मांझी और हरि मांझी में फिर से मुकाबला होगा और जीतन राम मांझी इस बार वहां मजबूत साबित होंगे। पिछली बार तो वो तीसरे नंबर पर रहे थे, यह भी बता दें वो तीसरे नंबर पर रहे थे। जीतना हारना तो दूर की बात, वो तीसरे नंबर पर थे। 1,31,828 वोट मिला था और इतना कम वोट लेकर के वो बहुत बुरी तरह से हार करके वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और बहुत बड़े नेता बन गए। काफी उस समय हुआ था हंगामा। और इसके बाद आपका आखिरी एक सीट आपका जमुई से चिराग पासवान है। चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका वहां टकराव नरेंद्र सिंह परिवार से है। बीच में उन्होंने प्रशांत किशोर के जरिए, नीतीश कुमार के जरिए नरेंद्र सिंह और उनके बेटे जदयू के पूर्व विधायक सुमित कुमार सिंह से उन्होंने एक संबंध भी बनाया, एक समझौता भी किया कि आप हमें सपोर्ट करें, आगे हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। दोनों में एक तरह से कहिए कि युद्ध विराम हुआ। दोनों में लगातार रस्साकसी चल रहा था। वो उनके खिलाफ अभियान चला रहे थे या उनके खिलाफ अभियान चला रहे थे। उनको टिकट नहीं देने के लिए आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के दोनों बेटों अजय प्रताप और सुमित कुमार सिंह को टिकट नहीं देने के लिए अड़ गए थे और यह रस्साकसी लंबी चली। आखिर तक एनडीए का टिकट वितरण होता रहा और वो जीत था सुमित कुमार सिंह की चकाई सीट को और अजय प्रताप सिंह की जमुई सीट को लेकर वो अड़े हुए थे, वो छोड़ ही नहीं रहे थे। आखिरकार बीजेपी के दबाव में उन्होंने जमुई सीट तो छोड़ी लेकिन चकाई सीट नहीं छोड़ी। तब सुमित कुमार सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। पिछली बार से दुगना वोट ला करके 35,000 वोट लाए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो हार गए क्योंकि वो निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो यह कसक उनके दिल में है, तो वह निश्चित रूप से चिराग पासवान को आसानी से तो चुनाव जीतने नहीं देंगे। टक्कर नहीं, चुनाव नहीं जीतने देंगे वो, क्योंकि सुरक्षित सीट है तो वहां वो लड़ेंगे नहीं। लेकिन वो हो सकता है कि किसी विरोधी उम्मीदवार के समर्थन अंदर खाने समर्थन कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां एक दूसरी बात यह है कि अभी तक महागठबंधन में किसको टिकट मिलेगा यह तय नहीं हुआ है। वहां से सुधांशु शेखर भास्कर पिछली बार उम्मीदवार थे आरजेडी के चिराग पासवान के खिलाफ,
जिन्हें 1,99,000 वोट मिला था। और लेकिन इस बार सुधांशु शेखर भास्कर की दावेदारी तो है, लेकिन उन्हें टिकट मिलने की संभावना बहुत छीन है। वहां से दो प्रमुख दावेदार हैं, एक आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो 2009 में वहां से सांसद रहे थे, उनकी दावेदारी है, और दूसरे हैं उदय नारायण चौधरी। उदय नारायण चौधरी वहां से दावा ठोक रहे हैं, वो टिकट वहां से चाहते हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा यह है कि वो आरएलएसपी के खाते में वो सीट जा सकते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष को वहां से वो टिकट मिल सकता है। अगर वो आरएलएसपी के खाते में गई तो चिराग पासवान के लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर उदय नारायण चौधरी के लिए को वहां सीट मिला तो संभव है कि चिराग पासवान को फायदा हो जाए। उदय नारायण चौधरी का टिकट मिलना चिराग पासवान की राहें आसान कर सकती है। यहाँ जो सामाजिक समीकरण है, यहाँ दो सीट आरजेडी जीते हुए है, एक सीट कांग्रेस जीती हुई है, 2 सीट जदयू जीती हुई है और 1 सीट बीजेपी जीती हुई है। 6 विधानसभा सीट में मतलब 2 आरजेडी और 2 जदयू के पास है, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। मतलब लगभग सीटों के मतलब विधानसभा सीटों के लिहाज से लगभग दोनों बराबर है। यहाँ यह है कि चिराग पासवान के सामने एक विकल्प यह है कि वह जमुई के बजाय हाजीपुर जा सकते हैं, लेकिन वह इस आधार पर तय करेंगे कि वो हाजीपुर रहें कि जमुई में चुनाव लड़ें, कि वहां टिकट किसे मिलता है। महागठबंधन में 3 दावेदार हैं, 3 दलों के। वो महागठबंधन के पत्ते खोलने के बाद उदय नारायण चौधरी हैं दावेदार, वो दावेदार हैं इसकी ओर से राष्ट्रीय मतलब इनके शरद यादव जी की पार्टी से, लेकिन शरद यादव जी की पार्टी को 1 सीट से अधिक सीट मिलने की संभावना बिल्कुल छीन है, तो इसलिए उदय नारायण चौधरी को टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो दावेदार हैं उससे। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष दावेदार हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका दावा बहुत मजबूत है। तीसरा एक दावेदार है कांग्रेस से सिकंदरा के विधायक बंटी चौधरी, उनका भी दावा है कि हमें यह सीट मिले तो हम जीत सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान तभी तय करेंगे कि वहां उम्मीदवारी महागठबंधन किसे देती है। अगर उन्हें वहां महागठबंधन को कद्दावर उम्मीदवार लड़ाए तो हो सकता है कि चिराग पासवान अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर की ओर भी रुख कर सकते हैं। तो क्या यही वजह है कि जो एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से अभी खुलासे नहीं किए गए हैं कि कौन सी सीट पे कौन उम्मीदवार लड़ेगा, तो क्या महागठबंधन एनडीए का इंतजार कर रहा है और एनडीए महागठबंधन का? नहीं, ऐसा इंतजार का मसला नहीं है, वो 1 सीट को लेकर इंतजार का मसला है। इंतजार का कोई अब इंतजार का मसला नहीं, मसला ये है कि दोनों दलों में दोनों जगह रस्साकसी बहुत तेज चल रही है। उम्मीदवारों कौन कितनी सीटें लेगा, भले जदयू और बीजेपी में यह हो गया कि 17-17-6, लेकिन इसके बावजूद कौन सीट कौन सीट किसके खाते में पहले में जाएगा ये तय नहीं हुआ है। अब जदयू क्यों चाहेगी कि वो किशनगंज सीट ले, जहां पूरी तरह तय है कि वहां चुनाव हारना है, इस तरह की सीटें। अब बीजेपी मतलब पटना की सीट ले, जहां पाटलिपुत्रा की सीट ले, जहां उनका पलड़ा मजबूत है, तो हर कोई ये देखना चाह रहा है कि ऐसी सीटें हमारे खाते में ना आ जाए जहां जितना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी और जदयू में एक होड़ रहेगी कि 17 में से ज्यादा सीट कौन जीतती है, कौन इसमें चुनाव के बाद बड़ा भाई साबित होता है। क्योंकि बड़ा भाई और छोटे भाई की यहाँ भूमिका, क्योंकि वो फिर 2020 का चुनाव उसी के आधार पर तय होंगे, तो इसलिए 17 सीट में किसका स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है, इसके लिए पहले सीट चुनना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस सीट पर ज्यादा जीतना सहज तरीके से आसान होगा, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। यह देखने की कोशिश करेगी हर दल, चाहे महागठबंधन में चाहे एनडीए में। यह लड़ाई महागठबंधन में भी है, यह लड़ाई एनडीए में भी है। वर्चस्व की लड़ाई, आखिर हराना भले है महागठबंधन वालों को एनडीए को और एनडीए वालों को महागठबंधन को, लेकिन आपस में भी तो पहले अपनी औकात बढ़ानी है। बिल्कुल, क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्र में बड़े भाई की भूमिका में मोदी हैं तो बिहार में नीतीश हैं। तो खैर अब देखना ये है कि पहले चरण का जो ये चुनाव होना है औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में, इसमें महागठबंधन और एनडीए दोनों के तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं ये तो कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव इन सीटों पे कौन जीत रहा है ये चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ होगा।
वीडियो जर्नलिस्ट रास्ते के साथ अपने हेडलाइंस बिहार।